मैंने 30 साल उत्तराखंड में बिताए, गढ़वाल विश्वविद्यालय में और कुमायूं विश्वविद्यालय में। पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिकी के विभागाध्यक्ष के रूप में, फिर कुलपति के रूप में, और फिर कुमायूं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कुलपति के रूप में, और साथ ही उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन के रूप में। तो गढ़वाल और कुमायूं से मेरा नाता 30 साल से ज़्यादा पुराना रहा है। 30 साल तो रहा हूँ, उसके पहले भी और बाद में संबंध रहा है, क्योंकि मैं गढ़वाल को विशेष रूप से देवभूमि के रूप में भूमि मानकर उसकी सेवा की। और मेरे मन में हमेशा यही भाव रहा है, जब गढ़वाल में मैं पहुँचा था पहली बार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं था और आपातकाल देश में लगा तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया और 10 महीने करनाल जेल में मुझे रहना पड़ा। उस समय था जब कहा गया था नो अपील, नो वकील, नो दलील, कुछ नहीं सुनते थे, कोई कारण नहीं बताते थे। मुझे बताया गया कि इसलिए गिरफ्तार किया है कि मैं विद्यार्थी परिषद का चेयरमैन रहा था हरियाणा का उस था, लेकिन विद्यार्थी परिषद के चेयरमैन होने के नाते इतना खतरा इंदिरा गांधी जी को पैदा हो गया था हमसे कि हमें 10 महीने उन्होंने जेल में रखा, DIR में रखा। जब DIR में छोटे मुकदमा लड़ करके तो फिर मीसा में पकड़ने की पुलिस मेरे पीछे पड़ी। तो उस समय मैं अंडरग्राउंड हुआ और गढ़वाल विश्वविद्यालय नया नया बना था, भट्ट जी उसके कुलपति थे। उन्होंने मुझे संपर्क किया कि तुम तो भागे फिर रहे हो, तुम्हारे बारे में तो बड़ा निकलता है अखबारों में भी, तो हमारी यूनिवर्सिटी में भौतिकी के विभागाध्यक्ष बनकर आ जाओ। तो मैंने भट्ट जी को कहा कि आपके ऊपर आफत ना आ जाए मुझे बुला करके यहाँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें चिंता नहीं है, आप आइएगा। उन्हें एक बात बड़ी कही थी कि आप नजरबाद के रहने वाले हैं और नजरबाद गेट में गढ़वाल है, तो हम आपका स्वागत करेंगे। मैंने जैसे ही मेरी नियुक्ति उन्होंने की सिलेक्शन कमेटी की तरफ, सारे अखबारों में निकला कि जो कुरुक्षेत्र की पुलिस जिसके पीछे पड़ी है, हरियाणा पुलिस जो गिरफ्तार करना चाहती है, उसको भट्ट जी ने अपने यहाँ भौतिकी का विभागाध्यक्ष बना दिया। भट्ट जी ने बाकी कुलपति से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ कोई केस नहीं है और वो मामला ठीक हो गया। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मेरा साथ, गढ़वाल नया बना था, उस समय दिया था जब मेरे पीछे हरियाणा की पूरी पुलिस पड़ी हुई थी और मैं वहाँ टिक गया होता तो मिसा में पकड़ के तभी छूटता जब इमरजेंसी हट जाती, उससे पहले नहीं छूट सकते। तो इस प्रकार संबंध बना गढ़वाल के साथ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अटल जी की जयंती और चंदन सिंह गढ़वाली जी की जयंती मनाने हम लोग इकट्ठे हुए। अटल जी से मेरा संबंध पहली बार 1964 में हुआ था, जब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लेक्चर लगा था BSc करने के बाद। उसके बाद एक घटना बड़ी रोचक याद आती है, जो कि पत्रिका सेवाल जी ने निकाली है, मैंने उसमें भी घटना को दिया है। अटल जी के साथ से मेरा जो संपर्क रहा कि 71 में कुरुक्षेत्र में एटा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, वो संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। आदरणीय श्री परम पूज्य गोलवलकर जी ने उसके साथ से लड़ना किया था। तो उसमें एक कार्यक्रम था और 71 में, और अटल जी भी उस कार्यक्रम में आए। उस कार्यक्रम का जो हमारी परिपाटी होती है कि एक को शिविर अध्यक्ष बनाते थे, शिविर जैसा था 2 दिन का, तो शिविर अध्यक्ष मुझे बना दिया गया था। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उस समय भौतिकी में था, 71 की बात। तो रात्रि में, जैसा आप जानते हैं, जब शिविर लगता है संघ का, तो 10 बजे दीप विसर्जन हो जाता है और दीप विसर्जन के बाद सबको सोना होता है, सो जाना चाहिए। तो 10 बज गए और दीप विसर्जन का विषय लगी, तो मैंने देखा कि बाकी तो सब जगह ठीक। अटल जी के कमरे में, अलग कमरे में उनको गीता स्कूल में ठहराया गया था, लाइट जल रही थी। तो मैं गया कि मैंने लाइट बुझाइएगा, दीप विसर्जन हो गया। अटल जी मुस्कराए कि यार देखो, ऐसा है, मुझे सोने से पहले कुछ दूध पीने की आदत है, ठंडा दूध, तो व्यवस्था हो सके। अब जानते थे वो कि इस समय यहाँ नहीं होगी, मैं शिविर में तो नहीं होगी, शिविर कुछ करिएगा, राजपूत जी दूध की व्यवस्था करिएगा। और वो काम करना चाहते थे, शायद बहाना था उनका। तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में साइकिल होती थी उस जमाने में, स्कूटर तो बहुत कम लोगों के पास होते थे। मैं साइकिल से गीता स्कूल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में रहता था मैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में, और घर से अपने दूध की बोतल फ्रिज से निकाल कर जैसे लाया तो आधा घंटा उस बीच में हो गया। दूध था लगभग 6-7 किलोमीटर। तो अटल जी लिखते रहे, तो बाद में अब मैं सो जाऊँगा, ठीक है, दूध पी रही है, दूध पिया। और जब दूध पी लिया, अगले दिन सुबह को मुझसे कहे कि उस समय मैं कविता लिख रहा था, सुनोगे? वो कविता
उन्होंने मुझे सुनने को सुनाई, बस तय कर वो संबंध हुआ, बात आई गई हो गई। उसके बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री हो गए और उत्तराखंड में भाजपा चुनाव हार गई, मैं उस समय कुमायूं विश्वविद्यालय का कुलपति था, तो खंडूरी जी और भगत सिंह कोश्यारी और कुछ और लोग, काला जी इत्यादि, कुमायूं के भी, गढ़वाल के बच्चे सिंह लाल अटल जी से मिलने लगे। अटल जी ने क्या किया था कि कारगिल युद्ध के बाद होली नहीं मनाएंगे, इसलिए वो नैनीताल आ गए थे और नैनीताल के राजभवन में अटल जी ठहरे हुए थे। तो अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, तो मेरे पास भी कार्यकर्ता आए, सभी साथी थे, कोश्यारी जी छोटे भाई की तरफ से मेरे और खंडूरी जी, कि अटल जी से मिलना है, मैं समय दिया है, आपको भी चलना होगा हमारी तरफ से। आपको मैंने कहा कुलपति के नाते मैं क्या राजनीति करूँगा, मैं तो राजनीति जानता नहीं हूँ, कि नहीं अटल जी से मिलूँगा। हाँ, अटल जी से मिलेंगे। अटल जी के पास गए, विषय क्या था कि क्यों हारे चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव क्यों हारे थे, चुनाव हुआ था पहला। कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे उस समय, कुछ पीरियड के लिए चुनाव जो हुआ, तो चुनाव हार गए कोश्यारी जी के रहते, तो उनको कहीं ना कहीं लग भी रहा था। कोश्यारी जी भी साथ थे, ले गए, तो सब अपनी बात कहते रहे, मैं चुप रहा। जैसे ही कोश्यारी जी ने मेरा परिचय कराया अटल जी को, अटल जी का चुप रहिएगा, वो दूध मुझे याद है जो कुरुक्षेत्र, इतनी याददाश्त अटल जी की कि कितने साल पुरानी बात, 71 के बाद, और ये बात है 2001 की, तो वो याद थी उनको वो घटना, इतने सालों बाद। क्या वो याद है विजय राजपूत जी, आप साइकिल से गए थे, दूध लेकर आए थे, जब मैं कविता लिख रहा था, आपने कविता सुनी थी वो? हाँ सुनी थी, 2 बोल सुनाए मैंने। तो अटल जी की इतनी बढ़िया, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में इतना सोचते थे और इतनी याददाश्त थी। उसके बाद विषय जब आया कि चुनाव क्यों हारे उत्तराखंड में, तो हर एक राजनेता तो अपनी बात कहते गए, अपने आप को बचा के कहते हैं, वो प्रधानमंत्री थे, बाकी सब कार्यकर्ता। तो मुझसे पूछा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए क्यों हारे? मैं कहा मुझे पता नहीं, मैं तो बुद्धिजीवी हूँ और वैज्ञानिक हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, नहीं बताओ क्यों हारे चुनाव। तो मैंने उनको कहा कि एक 5 जनवरी की घटना आपने सुनाई थी अपने भाषण में सन 66 में, कि कौन सी, कि वो कहीं है कि वो सन्यासी हवन कर रहे थे और बाद में भोजन देना था लोगों को, भंडारा करना था। तो भंडारे के लिए उन्होंने कहा भाई सब लोग दूध डालेंगे, खीर बनाएंगे, और मटका लगा दिया मोहल्ले में, गांव के बीच में, कि एक लोटा दूध सब डाल दो उसमें। तो एक आदमी ने सोचा कि बाकी सब लोग दूध डालेंगे, मैं तो पानी डाल देता, उसने 1 लोटा पानी डाल दिया। ऐसे ही चलता रहा और शाम को जब देखा मटका तो केवल पानी था उसमें, सब लोग पानी ही डालते, तो इसलिए चुनाव हारे हैं। भाई यहाँ से तो जीत ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए अपना नहीं दिया वोट, और वो सब होता कि आप पानी पड़ गए। अटल जी बहुत हंसे उस बात को लेकर। वो घटना होता था कहीं कोर्ट की बात है कि भाई एक हमारे मित्र हैं राजपूत जी, उन्होंने कहा था कि चुनाव इसलिए आ रहे हैं, वो लौट करके मुझे कोश्यारी जी ने बताया कि वो घटना कोर्ट कर रहे हैं आपकी, ये हमारे ऊपर तो नहीं, आप लोगों के ऊपर क्या है, तो वोट डालने वालों के ऊपर है। खैर, तो अटल जी का इतना व्यक्तित्व, वो विशाल पुरुष थे, महान व्यक्तित्व था। मैं तो उनको अजात शत्रु कहा करता हूँ, जिनका कोई शत्रु नहीं था राजनीति में। आज हमारे मोदी जी भी कुछ इस तरह के हैं कि शत्रुता भाव नहीं पालते, कि कोई कुछ भी कह जाए, मोदी जी भी बहुत ज़्यादा अंदर रखते नहीं हैं। लेकिन अजात शत्रु की जो इमेज अटल जी की थी, वो किसी भारतीय राजनेता की नहीं रही है। युधिष्ठिर को महाभारत में अजात शत्रु कहा जाता था, अटल जी को हम इस युग का अजात शत्रु कहते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट भी बहुत सारे हमारे विचारों के जो विरोधी थे, वो भी अटल जी का सम्मान करते थे। पंडित नेहरू ने एक बार आइजनहावर से कहा था, जब राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, जब परिचय कराया अटल जी का, विपक्ष में थे ये, वन डे ही विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये अटल जी का स्टेटमेंट, ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था अटल जी के बारे में। इतनी कोई परख नहीं होगी। दूसरे इंदिरा गांधी, हृदय से सम्मान जितना अटल जी का करती थी, इतना अपने पार्टी के किसी नेता का नहीं करती थी। और इसीलिए अटल जी ने जब सन 71 में बांग्लादेश की स्थापना हुई, हमारे पाकिस्तान से लड़ाई हुई, पाकिस्तान की सेनाएं आ गई थी भारत में लड़ने के लिए बांग्लादेश में, तो अटल जी पहले व्यक्ति थे विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष के नेता थे उस समय। उन्होंने कहा था कि इस समय देश की एक ही नेता है, वो इंदिरा गांधी है, और वो दुर्गा है, उसका साथ देंगे, हम उसका साथ देंगे। मतलब इतना विशाल हृदय अटल जी का, अपने कोई
विपक्ष के नेता हैं, ये इमेज की परवाह नहीं कि कल को हमारी क्या इमेज बनेगी इस बात को लेकर के, कितना बड़ा सम्मान इंदिरा को मिल जाएगा और कितना जनमानस में उसकी छवि बनेगी कि नहीं इस समय देश की एक ही नेता है, हम सब उसके पीछे पड़े। ये भाव आज का कोई नेता विपक्ष का कह सकता है? मोदी जी अपने जी जान लगा रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन केवल आलोचना ही होती है, कोई प्रशंसा नहीं करता। उन्होंने ये भी कह दिया मोदी जी ने कि भाई कोरोना का दोबारा प्रकोप हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपनी यात्रा में लोगों को बहुत ज़्यादा जब शामिल करें तो उनको मास्क वास्क लगा दीजिएगा। तब कहा कि नहीं ये डर गए हैं हमसे, इसलिए कह रहे हैं, ऐसा हमारी यात्रा से डर रहे हैं। तो जहाँ अच्छी बात कहकर भी, और इस तरह विपक्ष का काम ही हो गया कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो प्रमाण मांगते हैं उसके। अटल जी ने कहा इंदिरा गांधी से कि ये देश की एक ही नेता है और हम सब इसके पीछे पड़े हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में आया है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष के लोग ये मानते हैं कि भले ही देश का कितना नुकसान हो जाए, लेकिन मोदी जी का विरोध करना है, मतलब मोदी विरोध देश विरोध में बदल जाए, ऐसी सीमा तक विपक्ष चला गया है। अटल जी ने वो चीज़ स्थापित की थी अपने कार्यकाल में, अपने राजनीतिक जीवन में, कि विपक्ष में रहते हुए भी सब उनका सम्मान करते थे और इतने बीटी तुरंत जवाब देने वाले थे। उस समय हम पढ़ा करते थे 70 के आसपास, 69 के आसपास अखबारों में आता था कि इंदिरा गांधी जी एक बार बड़े जोर से बोली पार्लियामेंट में कि संघ वालों का दिमाग में 2 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। किसी बात तो नाराज हो गई, तो अटल जी ने कहा कि मैडम 2 मिनट में तो अपने बाल भी ठीक नहीं कर पाती है, ज़्यादा लग जाता है टाइम। और इतना बड़ा संगठन देश में नहीं विदेशों में फैला हुआ है, तो उसको 2 मिनट में आप क्या ठीक करें? चुप हो गए इंदिरा गांधी, बोले नहीं, हंस पड़े। एक बार किसी बात में अटल जी बोले, वो अखबारों में आया घटना सुना, हम बड़ा सम्मान करते थे अटल जी का। तो इंदिरा गांधी गुस्से में आ गई, वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, इंदिरा गांधी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर के वो 3 बार बोली, शब्द नहीं मिले उसको, आई कंसीव, आई कंसीव, आई कंसीव, बोला नहीं, आगे कुछ मिला। अटल जी खड़े हो गए, मुस्कुराए कि मैडम यू कंसीव थ्राइस बट डिलीवर्ड नथिंग। ये अटल जी बोलते, ये कहावत बन गई थी। तो इतनी मीठी अटल जी, और वो हंस पड़े, सब गुस्सा खत्म हो गया। आज कौन सा पार्लियामेंटर है ऐसा जो मोदी जी बोलते हैं तो उनकी प्रशंसा में हंस पड़े? मतलब आज तो उठपड़ांग बोलते हैं, कई बार लज्जा आने लगती है देख करके पार्लियामेंट टीवी को देखा। तो अटल जी ने जो चीज़ें स्थापित की थी तो सरल हो गया आज की राजनीति। इसके अलावा जब हम विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा विद्यार्थी जीवन में अपने 62 में, तो एक ही नाम लिया था हमने, ABVP, विद्यार्थी परिषद को कहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी, ABVP, और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ABVP माने अटल बिहारी वाजपेयी, इस नाम से हम जुड़े, मतलब अटल जी के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर के लोग जुड़ते थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद में 62 में मैं इसलिए जुड़ा कि वो ABVP अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व, इसके आकर्षण था उनके अंदर। संघ में आए उनके कारण ये है, भले ही वो राजनीतिज्ञ थे, राजनीति शायद आप सब लोग जानते होंगे कि अटल जी मूल रूप से राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो संघ के प्रचारक थे। उन्होंने शुरुआत की थी संघ के प्रचारक के रूप में की थी, अडवाणी जी भी संघ के प्रचारक थे। लेकिन जब महात्मा गांधी मर्डर के बाद और संघ पर बैन लगा और पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था कि क्यों बैन लगा रहे, और सभी स्वयंसेवकों को उस समय नेहरू जी की सरकार ने जेलों में डाल दिया था जब गांधी जी का मर्डर हुआ था देश की आज़ादी के बाद। क्यों किया था? बैकग्राउंड उसकी ये थी कि बहुत सारे परिवार, जब देश का आज़ादी मिली तो बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई कि बंटवारा हुआ देश का, 2 हिस्सों में टूट गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो ऐसे में जो हिंदू परिवार थे पाकिस्तान में रह गए थे, उन्होंने बड़ी त्रासदी झेली थी, बड़ा अपमान झेला था, बहुत सारे मार डाले गए थे। एक बार ट्रेन भर कर आई थी, उसमें सब भरे हुए थे हिंदुओं के। तो उनके परिवारों को सुरक्षापूर्वक निकाल के लाना, महिलाओं को सुरक्षित निकाल कर लाना, बच्चों को, ये संघ के लोग कार्य करते थे। संघ के लोग भेष बदल करके पाकिस्तान जाते थे मुसलमान के भेष में, और वहाँ से उन परिवारों को निकाल कर लाते थे अपनी जान जो। ये काम किसी संगठन ने नहीं किया उस समय। लोग कहते हैं आज ना कि देश की आज़ादी के लिए क्या किया था संघ वालों ने, क्या किया था? ये कांग्रेस से सवाल पूछते, एक दिन वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना है वो बोल रहे थे
खड़के वो बोल रहे थे कि क्या किया है, एक कुत्ता भी नहीं मरा हो। अरे हमारे स्वयंसेवक मर गए बहुत सारे उन परिवारों को लाने के लिए पाकिस्तान से, हिंदू परिवारों को लाने। जो इतने सारे हिंदू पाकिस्तान से सुरक्षित आ गए थे वो केवल संघ के कार्यकर्ताओं के कारण आए थे, कोई और नहीं गया था। कोई भारत की फौज नहीं गई थी लाने के लिए उनको सम्मानपूर्वक लाने के लिए संघ के स्वयंसेवक मुस्लिम कपड़े पहन के मुसलमान बनकर गए थे। यहीं तक नहीं, मेरे कुछ लोगों का इसका परिचय हुआ था जिन्होंने इसके लिए ताकि कोई शक न हो अपनी खतना तक करा ली थी उन परिवारों को लाने के लिए। तो इतना बलिदान भी दिए लाए। तो देश में एक सम्मान का भाव संघ के प्रति पैदा हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद में जब ये परिवार आ गए शरणार्थी बनकर के देश में, इन लोगों में खासतौर पर पंजाबी के बीच में, शरणार्थियों के बीच में संघ बिल्कुल देवतुल्य, देवताओं की तरह से मानते थे संघ के कार्यकर्ता। तो एक पूरे देश में एक लहर पैदा हो गई कि देश के सम्मान का रक्षक आरएसएस संघ है। अब कोई भी राजनीतिज्ञ बर्दाश्त नहीं करता इस चीज़ को। नेहरू जी को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कल को ये वेव चली तो ऐसा ना हो कि ये लोग सत्ता में आ जाएंगे। तो नेहरू ने बैन लगा दिया, धोखा मिल गया बैन का। गांधी का मर्डर किया किसी ने और जोड़ दिया कि ये तो हिंदू महासभा का था, उसका जो फला के साथ संबंध था ये था, और जोड़ करके संघ पर बैन लगा दिया। तो गुरु जी उस समय परम पूज्य गुरु जी संचालक थे, उनको भी जेल में डाला, बहुत सारे कार्यकर्ता को जेल में डाला और कुछ नहीं पूछा। जब इमरजेंसी में स्थिति थी, नो अपील, नो वकील, नो दलील, यही स्थिति उस समय भी थी। हमने झेला इमरजेंसी में, उस समय हम जो सीनियर थे उन्होंने झेला देश के बंटवारे के बाद वही चीज़। और एक साल, सवा साल फिर जेल में रहे। जब जेल से छूटे, कब छूटे? जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि संघ का कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संघ के साथ कोई संबंध नाथुराम गोडसे का नहीं था, जिसमें गांधी जी ने, और संघ का कोई लेना देना नहीं। इतना क्लियर कट जजमेंट है। और फिर भी आजकल बहुत सारे, खासतौर से कांग्रेस का वो एक युवराज, तो वो कहता है कि गांधी के हत्या कई बार कह चुका, वो कोर्ट में भी माफी मांगनी पड़ी उसको उस चीज़ को लेकर। तो ये तब छूटे। छूटने के बाद जैसे ही गुरु जी पहली बार पंजाब में प्रवास में गए तो लोग खड़े हो गए कि नेहरू को मार डालेंगे, जो जिसने कि सबको जेल में डाला। अब गुरु जी महापुरुष थे, उन्होंने पहले कबड्डी खेलो, साथ में जाकर बात करते हैं। और जब अपने बौद्धिक बोध ने कहा कि जब खाना खाते हैं और खाना खाते ही जीभ कट जाए दांत के नीचे, तो क्या दांतों को उखाड़ कर फेंक दोगे कि नहीं? तो नेहरू भी अपना ही है, अगर उसने लगा दिया उस समय तो क्या उसको मार डालोगे? इसी बात पर लोग शांत हो गए। अब बात आई कि कम से कम एक तो पार्लियामेंट में होता जो बोला होता कि भाई ये क्या लगा रहे हो, क्यों बैन लगा रहे हो संघ के ऊपर, संघ का क्या मतलब है इससे, गांधी के मर्डर से। तो इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए अपनी, जो अपनी बात कह सके। इसलिए जनसंघ की स्थापना की गई थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका पहला अध्यक्ष बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शर्त रखी गुरु जी के सामने कि मैं 4 स्वयंसेवक छांटूंगा, मैं अकेला कैसे करूंगा, तो आप तैयार हैं कि हाँ? उन्होंने 4 में तो पहला हाथ अटल जी के ऊपर रखा कि इसको मुझे दे दो। अब अटल जी संघ में थे और जब बुलाया गया नागपुर, कहा गया कि आपको तो जनसंघ में जाना है, गुरु जी ने कहा, तो अटल जी रो पड़े कि मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति के लिए संघ में नहीं आया था, मैं तो देश की सेवा के लिए आया हूँ संघ में, राजनीति के द्वारा देश की सेवा नहीं होगी। आज लोग राजनीति में आने के लिए और संघ में आ जाते हैं कि भाई किसी तरह तो भाजपा में नंबर आ जाए, संघ में कार्यक्रम में चले जाए, लोग देख लें, संघ के जिला प्रचारक और ये नगर प्रचारक एक बार देख लें और ऊपर बोल दे हमारे बारे में तो भाजपा में कुछ पूछ होने लगे। अटल जी रो पड़े कि ना मैं तो राजनीति में नहीं आऊँगा। गुरु जी को कहना पड़ा कि ये आदेश है और अटल जी ने मुझे मन से वो आदेश। तो इसलिए देखा कि अटल जी कभी भी राजनीतिज्ञ रहे ही नहीं, पूरा जीवन देखिएगा अटल जी का, वो कभी भी थे बहुत सहृदय थे, शत्रु की भी विरोध, विपक्ष की भी प्रशंसा कर रहे हैं, विरोधी की प्रशंसा कर रहे हैं और सबके हैं, अटल जी सबके थे। तो ऐसा महान व्यक्तित्व जिस पार्टी में रहा हो उसको नमन करना चाहिए लोगों को। आज जो लोग बिना बात के संघ एक वाक्य में बोलते हैं आरएसएस और भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, राहुल गांधी तो ये पैट वाक्य है, आरएसएस वाले भाजपा वाले ऐसे, मतलब आरएसएस भी वही, आरएसएस का क्या मतलब राजनीति से। लेकिन अब अटल जी का व्यक्तित्व में जो बात कर रहा था वो इतनी कि अटल जी ने किसी का हृदय नहीं दबाया। एक बार छोटी सी घटना याद आती है कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने 91 में,
तो निश्चित था कि बहुत सारे लोग वो एक साथी विश्वविद्यालय में जो काम करते थे, मैं उस समय कुमायूं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था भौतिकी का, तो सरकार बनी है तो ठीक ठाक लोग कुलपति बनकर आएंगे। तो एक कानपुर यूनिवर्सिटी के पाठक को उन्होंने वाइस चांसलर बना दिया, जिनके बारे में था कि वो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से उसी फिलोसफी को, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। और कल्याण सिंह जी से बात हुई एक मीटिंग में, हम लोग भी लखनऊ में थे, पूछा तो क्या भी अटल जी ने पूछेगा इनके बारे में, हम तो मत पूछो। इत्तेफाक से 3 दिन बाद अटल जी लखनऊ आए, मैं भी उस दिन लखनऊ में था, और वो गेस्ट हाउस है लाली बाग का, उसमें ठहरे। जैसे सुबह सुबह निकले बाहर, सर्दी का तो हम भी बाहर आए, तो अटल जी ने पूछा कि कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि पाठक की नियुक्ति के बारे में आपसे पूछा जाए तो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट को कैसे कुलपति बना दिया गया है। अब अटल जी सबकी बात सुनते थे, तो अटल जी हंसे, तो उन्होंने कहा कि क्या भारत की धरती पे कम्युनिस्ट का विश्व वृक्ष पनप सकता है कभी? कम्युनिज्म का विश्व वृक्ष भारत की धरती पर नहीं पनप सकता, पुण्य भूमि है। इस पुण्य भूमि में इस विश्व का काम कोई कम्युनिस्ट नहीं है भारत में, सब अपने। अब खत्म हो गई, अभी आवाज अटल जी कह सकते थे, अब इसके बाद तो कोई बोलने का साहस नहीं करेगा सामने, और हंसे इसके बाद कहेंगे कि आप विश्वास रखिएगा यहाँ कोई वामपंथी विचारधारा नहीं रहेगी, और देखने को आ रहा है। जिससे में अटल जी की सरकार गिरी थी एयरपोर्ट से, ठहाका मार के सोनिया गांधी हंसी थी, सबने देखा था। पर उस समय अटल जी ने क्या कहा था कि एक दिन आएगा, रोना पड़ेगा तुमको इसी तरह से, हर प्रकार शासन होगा, वो भविष्य दर्शन, वो भविष्य की बात होना। तो अटल जी की जितने बातें याद आती हैं, श्रद्धा होती है उनके ऊपर, वो भारत की राजनीति में अब वो बोर्ड थे सबसे ऊपर। आज भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन अटल जी जैसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद नहीं हुआ। तो ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं, आज उनका जन्मदिन है और उनको श्रद्धा के साथ याद करते हैं। दूसरे व्यक्ति जिनके आज जन्मदिन वाले का, लेकिन मुझे एक बात बताई गई अभी कि उनकी मूर्ति बनाई गई पौड़ी में, और 10 साल हो गए मूर्ति को, मूर्ति बना के अभी तक उसका अनावरण नहीं हुआ। 10 साल से मूर्ति लगा दी गई है पौड़ी में और अनावरण नहीं हुआ। अभी मुझे बताया तो ये चीज़ अगर जब मैं गढ़वाल में था कुलपति के नाते, अगर मेरी नॉलेज में आई होती उस समय तो थी नहीं, तो बहुत पुरानी बात है, तो मैं तो जाकर के अपने हाथ से नामकरण कर लेता उसका। इतने महान व्यक्ति की और मूर्ति बना करके कपड़ा डाल रखा है अभी 10 साल तक। बीच में कह रहे थे कि कुछ लोग पता ही नहीं, नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ लोग तो तोड़ के भी ले गए थे वो पार्ट्स, बाद में मरम्मत कराए। तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत खराब बात है। सरकार किसी की भी हो, चाहे अपनी हो चाहे विपक्ष की हो, और हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो ये निश्चय करेंगे आज कि इस प्रसंग को लेंगे, और जब तक ये प्रसंग, जब तक उनकी मूर्ति का अनावरण सम्मानपूर्वक ढंग से नहीं होगा, हम लोग टेंशन नहीं बैठेंगे, इसको उठाते रहेंगे। ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक को इस ढंग से अपमानित है। अभी बता रहे थे, पत्रकार है ग्रामीण क्षेत्र से वहाँ पढ़ेंगे, इन्होंने बताया मुझे, तो मुझे फोटो भी दिखाया और मुझे हार्दिक कष्ट हुआ है, हार्दिक पीड़ा हुई है ये देख, क्योंकि उनके प्रति सभी के मन में सम्मान है। जो गढ़वाल में है उनके मन में भी, जो गढ़वाल से जुड़े हैं किसी रूप में उनके मन में भी, और जो गढ़वाल कुमायूं के नहीं है उनके मन में भी, हर देशवासी का सम्मान है उनके। और वहाँ गढ़वाल के अंदर, पौड़ी के अंदर, और उनकी मूर्ति 10 साल से लगी हुई है, कपड़ा लगा हुआ है, तो उसका अनावरण नहीं हो रहा, अंगी तोड़ दिए, लोगों को पता ही नहीं लोगों को कि किसकी मूर्ति है। तो ये तो विडम्बना है। और आज इनका जन्मदिन है, तो आज सेमवाल जी से मैं निवेदन करूँगा, हम लोग भी जहाँ भी लिखना होगा लिखेंगे, और जहाँ कहेंगे तो पौड़ी आकर के उसका आंदोलन भी करने को तैयार है उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए, ये सहन नहीं होगा। तो इसके अतिरिक्त हमारी एक संस्कृति है, पवित्र संस्कृति, जिसमें 30 साल में संस्कृति पला हूँ, देखा है, सीखा है उसको बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं अभी कहा कि गढ़वाल तो विशेष रूप से, मैं गढ़वाल नहीं कहता था, मैं देवभूमि कहता था। तो गढ़वाल में चारों धाम है केवल इसीलिए नहीं, वहाँ पंच केदार है केवल इसलिए नहीं, वहाँ पंच गंगा है केवल इसलिए नहीं, 5 गंगा है, और वहाँ पर 5 ग्लेशियर है केवल इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी
कि उस धरती पर जब अलकनंदा के किनारे जाकर हम बैठते थे, जब मैं वाइस चांसलर था गढ़वाल में, तो शाम को जाकर के कमलेश्वर मंदिर के पास से होते हुए नीचे अलकनंदा किनारे बैठा करते थे चट्टान पे, और उसका जो संगीत में फ्लो अलकनंदा का है, थोड़ी देर बैठ के सुनते थे निगाह जमा करके उसकी धारा पे, तो अपना ध्यान लग जाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था यूनिसन, जब परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, आत्मा एकदम शांत हो गई, तो एकदम ध्यान लगता था। इसलिए उसको देवभूमि कहते हैं कि षड्यंत्र, श्रीनगर में षड्यंत्र दबाया गया था उनके द्वारा, शंकराचार्य जी ने किया था, वो अलग चीज़ है, उसका प्रभाव नहीं होगा। वो भूमि ऐसी है, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, सब जगह मैं गया हूँ, रहा भी कुछ देर तक और ध्यान भी लगाया है वहाँ पर, लेकिन वो भूमि, केदारनाथ तो भगवान भोलेनाथ का स्थान है, बद्रीनाथ भी देवत्व है, लेकिन श्रीनगर में भी जो हम बैठते थे, अपना ध्यान लग जाता था अलकनंदा के किनारे। कौन सी वाइब्रेशंस थी वे, तो मैं कहा करता हूँ कि ये देवभूमि, इट इज द वाइब्रेशनल अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की वाइब्रेशनल रहना है, हमेशा रहता है वाइब्रेशन के रूप में, ध्वनि के रूप में, कंपन के रूप में, ये मेरा मान्यता है। इसलिए मैं उसको देवभूमि कहता हूँ। और उस धरती के प्रति मेरे मन में वही भाव है श्रद्धा का जो माँ के प्रति गढ़वाल की भूमि को मैं 4 साल वहाँ भौतिकी का विभागाध्यक्ष रहा जब यूनिवर्सिटी बनी थी गढ़वाल, और एक बार वाइस चांसलर रहा 3 साल गढ़वाल में। जो भाव वहाँ पैदा हुआ था, मातृत्व का भाव धरती के साथ, वो और कहीं नहीं हुआ। तो मैं में भी रहा 24 साल और वहाँ पर वाइस चांसलर भी रहा, लेकिन जो भाव देवभूमि में मेरे मन में आते थे भावना है, वहाँ भी पहाड़ है, बहुत अच्छा पहाड़ है, अच्छा है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के भी, लेकिन वो देवभूमि का भाव नहीं आया मन में। वो वाइब्रेशन जो ध्यान लगा देती है, एक देवत्व जो मन में आता है, ध्यान लगता है, अपना बैठ के ध्यान लगता है, तो वो भाव कहीं और मेरे मन में नहीं आया अभी तक पूरे जीवन में। विदेशों की तो बात छोड़ दीजिएगा, तो भारत की बात करता हूँ अपने जीवन। तो इसलिए उस भूमि को हमेशा प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोग उसी भूमि से हैं, तो मैं बड़ा आनंद का अनुभव आप लोगों के बीच में आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं